सबसे महान देशों में से एक देश द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है कि जिस देश का सूरज कभी नहीं डूबता, इतना वर्चस्व वाला ऐसा एक देश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके आइडियोलॉजी को, उसके थिंकिंग को, उसके फिलॉसफी को हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके एजुकेशन को हम पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे ना जाने कितने महान इंस्टीट्यूशंस जहां भरे पड़े हैं, उस देश के एजुकेशंस को हम पढ़ेंगे। क्यों सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है इस देश में पढ़ने के लिए? क्यों लाखों बच्चे हर साल इस देश में आते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए? क्यों नोबेल प्राइज विनर का सबसे फेवरेट कंट्री है ये? इस देश के एजुकेशन में कुछ तो ऐसी खास चीजें होगा जिस देश के एजुकेशन को पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर निकल रहे हैं। तो कौन सी वो यूनिक थिंग्स है, वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो कि इस देश की एजुकेशन सिस्टम को महान बनाता है, स्पेशल बनाता है, जिसको कि हम जानेंगे तो एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए एस्पिरेंट एक औजार की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है वो इंग्रेडिएंट? ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये फोकस करता है हाउ टू थिंक रादर व्हाट टू थिंक। भाई व्हाट नहीं, हाउ, क्या नहीं कैसे। क्या पढ़ना है से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे नोट बनाना है, कैसे PYQ लगाना है, कैसे अपनी इफिशियंसी को बढ़ाना है, कैसे खुद को हर रोज बेहतर करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, यानी कि प्रोसेस। इस प्रोसेस को जितना आप इम्पोर्टेंट दोगे ना, प्रोडक्ट अपने आप आएगा। बस आप प्रोसेस को सुधारते जाओ, आप में सुधार आता जाएगा। बस आप प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाओ, आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। इसीलिए यू मस्ट रिमेम्बर प्रोसेस क्रिएट प्रोडक्ट। विनर्स को देखो भाई, उन्होंने कैसे पढ़ा है, कैसे अपना मुकाम हासिल किया, उनके स्ट्रगल को जानो, खुद को उस प्रोसेस में ढाल दो। जब पटरी में आपकी गाड़ी चढ़ जाएगी ना, तब ये अपने आप चलेगी भाई, अपने आप चलेगी। पटरी माना ही क्या? पटरी माना ही प्रोसेस। प्रोसेस को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, बेहतर से बेहतरीन करना है। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा ही होगा। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, जिंदगी की असली उड़ान अब बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे तो पूरा आसमान बाकी है, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डिवीजन। और हम पढ़ रहे थे कॉम्पेरेटिव स्टडी या फिर कॉम्पेरेटिव एजुकेशंस। और वहाँ पर पहले एक वीडियो में हमने कॉम्पेरेटिव एजुकेशंस क्या है, उसका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या नीड है, क्या मेथोडोलॉजी है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। दूसरा वीडियो जो था वो था कॉम्पेरेटिव स्टडीज ऑफ इंडिया वर्सेस यूएसए। यूएसए का जो एजुकेशन सिस्टम है क्यों खास है, क्यों बेस्ट है, कैसे इंडिया का एजुकेशन यूएसए के एजुकेशन से बहुत ही डिफरेंट है, या फिर यूएसए का एजुकेशन कैसे इंडिया के एजुकेशन से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और बेहतरीन है, वो भी सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूके एंड इंडिया, यानी कि यूके का एजुकेशन कैसे इंडिया के एजुकेशन से बेहतर है, क्या कुछ वहां पर होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना भी आपके सिलेबस में है, चाहे वो यूके का हो जाए यूएसए का हो, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ही हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है। और डेवलप्ड कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। इसीलिए इन एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एडवांस्ड कंट्री के एजुकेशन के सिस्टम को नहीं जानेंगे, अपनी ही कंट्री के एजुकेशन को हम एलिवेट नहीं कर सकते, अपनी ही कंट्री के एजुकेशन को हम बेटर शेप नहीं दे सकते, हम उस डायरेक्शन की तरफ उसको ले ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री के एजुकेशन को बेहतर जानना पड़ेगा, इनके सिस्टम्स को, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके सारा कुछ को जब हम बेटर वे में जान जाएंगे, तभी जाके हम एक बेटर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में खड़ा कर पाएंगे, जो कि इंडिया को एक बेहतरीन दिशा में ले जाएगा। तो आज हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूके एंड इंडिया। ओके, इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ। ये मैकमिलन जी का एक बहुत ही बेहतरीन कोट है, जो कि यहाँ के एक बहुत ही बड़े मिनिस्टर हो चुकी है, बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट भी थे मैकमिलन। तो मैकमिलन क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश एजुकेशन का स्ट्रेंथ क्या है, ब्रिटिश एजुकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ये एक काम करता है, ये है हाउ टू थिंक रादर व्हाट टू थिंक। क्या सोचना
ये इंस्टिल करना नहीं है, लेकिन हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है। भाई हमारे जो बुक्स है सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं। इंडियन एजुकेशन व्हाट टू थिंक के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन ये क्या कह रहे, हाउ टू थिंक, कैसे चिंतन करना है, कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस जब आप बेहतर कर लोगे, आउटपुट अपने आप बेहतर आएगा। आप अपनी प्रिपरेशंस को भी देख लो, जितना आपका प्रोसेस बेहतर होता है आपका आउटपुट उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए प्रोसेस यानी कि हाउ टू थिंक के ऊपर जितना हम फोकस करेंगे उतना ही आउटपुट बेटर आएगा। व्हाट टू थिंक बताना नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये फॉर्मूला रटो वो फॉर्मूला रटो, ये करना नहीं है। बट हाउ टू थिंक, चिंतन कैसे करना है, थिंक कैसे करना है, कैसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग होता है, कैसे क्रिटिकली एनालाइज होता है, कैसे क्रिटिकली थिंक किया जाता है। ये सारा गुण जब एक विद्यार्थी में एक टीचर डाल देता है, वो विद्यार्थी वन ऑफ द बेस्ट विद्यार्थी हो जाता है, क्योंकि वो क्रिटिकली देख रहा है, वो एनालाइज करके देख रहा है, वो साइंटिफिक एटीट्यूड के थ्रू देख रहा है। यही तो शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है ना, कि हम बच्चों के अंदर हाउ टू थिंक का कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए, और इसी के चलते ही ये जो डेवलप कंट्री है और बेहतर हो पा रहे हैं। इनका सिस्टम ही देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाउ टू थिंक के ऊपर खड़ा है, इसीलिए ये देश उतना ज्यादा तरक्की कर रहा है। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शंस देखेंगे। तो इनका जो सबसे बड़ा कोर सिस्टम है वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन। जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। ये सोचना है यूके का। देखो भाई कितना बेहतरीन थॉट्स है। इसीलिए यहाँ पर जो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप देखोगे जो 2023 का क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ था, वहाँ पर टॉप 10 में से 4 ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। ऐसे महान इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है यूके में। वो कौन कौन से है, कैम्ब्रिज हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, इम्पेरियल हो गया, यूसीएल हो गया। इतने महान महान, ये दूसरे स्थान पर था कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड चौथे स्थान पर, इम्पेरियल 6th प्लेस में और यूसीएल 8th प्लेस में। यानी कि देखो कितना बेहतरीन यूनिवर्सिटी, टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि यूके का एजुकेशन कितना बेहतरीन है, कितना हाई लेवल का है। अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की जो रिसर्च वगैरह आते हैं उनके हिसाब से देखोगे तो ये क्या कह रहे हैं, जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं उनका एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द पीपुल का एजुकेशन कहाँ हो रहा है, यूके में हो रहा है। भाई ऐसे नोबेल प्राइज नहीं मिलता, कुछ तो इनके एजुकेशन में होगा, जो एजुकेशन इनके माइंड को ब्रॉडर कर रहा है, जो एजुकेशन उनके माइंड को बेटर बना रहा है, ओपन अप कर रहा है, जो क्रिटिकली थिंक कर पा रहे, हटके सोच पा रहे, नए आइडिया, नई थ्योरी, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्वेंशंस क्रिएट कर पा रहे हैं, नई रचनाएं रच पा रहे हैं। तभी तो वो वेरियस फील्ड में सबसे बड़ा जो प्राइज है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है, नोबेल अवार्ड यानी कि नोबेल प्राइज, उसको वो ले पा रहे हैं। ये इसका यूनिकनेस को बता रहा है। यानी कि 38% ऑफ नोबेल ल्यूरेट्स रिसीव देयर एजुकेशन एट यूके, दे प्रीफर यूके फॉर देयर हायर एजुकेशन। ये बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे जो बड़ी बात है ये है, हर साल अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना यूके को चूज कर रहे फॉर देयर हायर एजुकेशन, नियर अबाउट 5 लाख, मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके जाते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। ये कितना बड़ा डाटा है। ये क्या शो कर रहा है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टिंग बाय यूके। यूके कितना बेहतरीन एजुकेशन दे रहा है, ये इसको सूचित कर रहा है। तो कैसा है यूके का एजुकेशन सिस्टम, कैसा प्रोसेसेस है, क्या कुछ है, कौन सा सिस्टम है या फिर कौन सा पैटर्न है, तो ये सारा कुछ हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर जो कंपलसरी एजुकेशन है वो 5 से 16 साल तक सभी बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। और यहाँ पर ज्यादातर 2 तरह के स्कूल देखने को मिलेंगे, एक स्टेट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल। स्टेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, यहाँ पर स्टेट स्कूल का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल, ओके, गवर्नमेंट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल प्राइवेट है, ओके। और ये स्टेट स्कूल है ये गवर्नमेंट रन स्कूल है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है। और टोटल यूके के
90% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, यानी कि स्टेट स्कूल में जाते हैं। तो आप मान के चलिए कितना बेहतरीन एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता होगा। लेकिन इंडिया का सिनारियो देखो उल्टा है भाई। ज़्यादा लोग प्रीफर कहाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के खुद के टीचर के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। इतना पुअर एजुकेशन इंडिया में है, इसीलिए इंडिया पिछड़ते जा रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर देखो 90% स्कूल चिल्ड्रन अटेंड स्टेट स्कूल जो कि फ्री है, और प्राइवेट स्कूल जो है जिसको हम पब्लिक स्कूल कहते हैं, ये ट्यूशंस फीस के द्वारा चलता है या फिर डोनेशंस के द्वारा चलता है, चैरिटी के द्वारा चलता है। प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जा रहा है। लेकिन हमने जब यूएसए में पढ़ा था, पब्लिक स्कूल शब्द का अर्थ क्या था, गवर्नमेंट स्कूल था। लेकिन यहाँ पर पब्लिक स्कूल का मतलब है प्राइवेट स्कूल। ओके, फिर देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन यूके। यूके में कौन सा एजुकेशन स्ट्रक्चर है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारा एक न्यू पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट, जो कि रिप्लेस कर रहा है 10+2+3 को। तो यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रक्चर है, कौन सा स्टेजेस रहता है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ज्यादातर आप यूके में देखोगे तो यहाँ पर 5 स्टेजेस की एजुकेशन देखने को मिलता है, जो कि है अर्ली ईयर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, फर्दर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ये 5 तरह के स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर यूके स्टेट्स में। तो पहला जो स्टेजेस है उसको कहा जा रहा है अर्ली ईयर एजुकेशन। अर्ली ईयर एजुकेशन जैसे कि इंडिया में आप देख पाते हो ईसीसी जो होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं अर्ली ईयर एजुकेशन की तरह ही है। तो ये है 0 से 5 यानी कि बर्थ से 5 ईयर्स तक, इसको कहा जा रहा है अर्ली एजुकेशन यानी कि अर्ली ईयर एजुकेशन। ये बहुत सारे स्टेजेस से मूव करता है, जैसे कि एज 0 से 3 इसको कहा जा रहा है नर्सरी, फिर एज 2 से 5 कहीं कहीं पर होता है, उसको कहा जाता है प्री स्कूल या फिर प्ले ग्रुप। और जो इम्पोर्टेंट एज ये है एज 4 to 5, इसको कहा जाता है रिसेप्शन ईयर। रिसेप्शन ईयर यानी कि ये 4 से 5 के जो एज है, इसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, अर्ली ईयर एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है ईसीसी से जब प्राइमरी में बच्चा जाएगा, उसके बीच में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको कहा जा रहा है बाल वाटिका। तो क्या है ये बाल वाटिका? बाल वाटिका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो बच्चे ईसीसीई का एजुकेशन ले रहे हैं वहां पर एक अलग तरह का एजुकेशन दिया जा रहा होता है, और जब क्लास 1 में आते हैं एक फॉर्मल लेवल का एक अलग एजुकेशन दिया जाता है। तो ईसीसीई से जाके जो प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, यानी कि ईसीसीई से फॉर्मल एजुकेशन में जो ट्रांजिशंस होगा, उस ट्रांजिशंस को स्मूथ करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, वो है बाल वाटिका। 1 साल ऐसा होगा जो एक तरह का प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जहां से बच्चे क्या करेंगे, जहां से बच्चे धीरे धीरे शिफ्ट होंगे ईसीसी लेवल की एजुकेशन से क्लास 1 लेवल की एजुकेशन तरफ, यानी कि ईसीसी के जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ। ये जो शिफ्टिंग है इसको यहाँ पर कहा जा रहा है, यूके में कहा जा रहा है रिसेप्शन ईयर। ये जो एज होगा 4 से 5, यहाँ से बच्चे क्या होंगे, यहाँ से बच्चे अर्ली ईयर एजुकेशन से धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है इसकी तरफ ये रुझान करेंगे, यानी कि स्टेज 1 की तरफ ये रुझान करेंगे। इसको ही कहा जा रहा है रिसेप्शन ईयर। तो जो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होगा वो ईयर 5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 साल से स्टार्ट होके 11 साल तक लास्ट करेगा। तो ये प्राइमरी एजुकेशन 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 को कहा जाएगा इन्फांट लेवल, दूसरा को कहा जाएगा जूनियर लेवल। ये एज 5 से 7 होगा और ये एज 7 से 11 होगा। फिर होगा सेकेंडरी एजुकेशन जो कि होगा 11 से 16 ईयर। ये भी 2 स्टेजेस से होगा, जो कि है की स्टेज 3 और की स्टेज 4, यानी कि की स्टेज 3 होगा ईयर 7 से 9 और ईयर 10 से 11। इसका जो एज ग्रुप होगा एज 11 से 14 और दूसरा होगा एज 14 से 16। ओके, यहाँ से भाई कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ईयर लिखा है, यहाँ पर एजेस लिखा है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो ईयर लिखा जा रहा है ना, ये ईयर कहीं ना कहीं उनके क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईयर 1 और 2 का मतलब है क्लास 1 और 2। ईयर 3 से 6 का मतलब है क्लास 3 से 6। ये ईयर से ये इंडिकेट करते हैं क्लासेस को। यहाँ पर क्लास वर्ड यूज नहीं होता, यूज होता है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन देखो कितने से कितने हो रहे, क्लास 1 से क्लास 6। सेकेंडरी कितने से कितने हो रहे हैं, क्लास 7 से क्लास 11 तक इनका सेकेंडरी एजुकेशन है। ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे
से आपको समझना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 16 के बाद भी जो एजुकेशन दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा पोस्ट 16 एजुकेशन, जैसे कि यहाँ पर बहुत तरह की एजुकेशन दिया जाता है, जैसे कि लेवल ए एजुकेशन हो गया, FE एजुकेशन हो गया, या फिर IB एजुकेशन हो गया। वो आगे चल के हम देखेंगे कौन कौन से तरह के एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन ये एजुकेशन ज़्यादातर 16 के बाद ही होगा, यानी कि 16 प्लस के एज में ये सारी एजुकेशन दिया जाएगा। ओके, फिर आता है हायर एजुकेशन जो कि 18 ईयर के बाद लिया जाता है, जो कि वेराइटीज ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ पर आएगा, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हो गया, डॉक्टरल डिग्रीज, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च डिग्रीज हो गया। ये भी सारा कुछ हम आगे चल के डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं अर्ली ईयर एजुकेशन यूके में कैसा रहता है, उसका क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको भी डीपली देख लेते हैं। फिर प्राइमरी देखेंगे, सेकेंडरी देखेंगे, FE देखेंगे, हायर एजुकेशन देखेंगे, बहुत ही डीप लेवल में उसको जानते जाएंगे। ओके, तो अर्ली ईयर एजुकेशन जैसे कि हमारे यहाँ पर ECCE होता है, वहाँ पर अर्ली ईयर एजुकेशन होता है। यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे जैसे स्टेट नर्सरी स्कूल हो गया, नर्सरी क्लासेस, रिसेप्शन क्लासेस, या फिर वॉलेंटियर प्री स्कूल हो गया, या फिर चाइल्ड माइंडर्स हो गया, ये सारा कुछ इसी के अंडर आता है, यानी कि अर्ली ईयर्स एजुकेशन के अंडर आता है। ज़्यादातर जो यूके के 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनको फ्री नर्सरी एजुकेशन दिया जाता है, वो भी 15 आवर्स ऑफ फ्री नर्सरी एजुकेशन फॉर 38 वीक्स ऑफ ए ईयर। और ये जो अर्ली ईयर एजुकेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए 2008 से एक सिंगल रेगुलेटरी क्वालिटी फ्रेमवर्क लाया गया है, जिसको कहा जाता है EYFS, यानी कि अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज। इसको भी अच्छे से याद कर देना है। ये EYFS क्या करेगा, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए काम करेगा। फिर दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन इन यूके में प्राइमरी एजुकेशन कैसा चलता है, उसका क्या कुछ स्टेजेस है, उसको भी देखेंगे। यूके में ज़्यादातर जो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 5 और ये 11 साल तक लास्ट करेगा। और इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। और जो पहला स्टेज है वो इन्फांट लेवल कहा जाता है। इसका अगर रियल एजेस को हम देखेंगे तो 5 से 7 तक रहेगा। और जो पहला साल होता है वो एज 5 से 6 होता है, दूसरा साल होता है एज 6 से 7। और की स्टेज 1 को एसेस करने के लिए लास्ट में एक एग्जाम लिया जाता है जिसको कहा जाता है सेट, यानी कि स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट। तो जब बच्चा सेट एग्जाम को पास कर देगा, यानी कि स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट को पास कर देगा, वो प्रमोट हो जाएगा की स्टेज 2 में, यानी कि जूनियर लेवल में वो प्रमोट हो जाएगा, जो कि कवर करता है एज 7 से 11। यानी कि यहाँ पर ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6 का वो एजुकेशन लेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कह रहे, वहाँ पर ईयर के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। ईयर 3 यानी कि क्लास 3, ईयर 4 यानी कि क्लास 4, ईयर 5, ईयर 6, ऐसे करके वहाँ पर डिस्टिंग्विश किया जाता है। और ये 4 साल का एजुकेशन के बाद फिर एक सेट एग्जाम होगा जिसको कहा जा रहा है स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट। और ये टेस्ट पास करने के बाद ही बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन लेने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो फिर देख लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होता है। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन इन यूके है वो क्लास 7 से क्लास 11 तक होता है, यानी कि ईयर 7 से ईयर 11 तक होता है। तो जो पहले 2 ईयर्स है वो एजुकेशन ईयर 7 एंड 8 होता है। इसको यूजुअली कहा जाता है जूनियर स्कूल। और ये सेकेंडरी एजुकेशन का एक ट्रांजिशन फेज जैसा है, क्योंकि इसी स्टेज के बाद एक कॉमन एंट्रांस होगा जो कि ईयर 7 में होगा, यानी कि क्लास 7 में होगा। और ये जो कॉमन एंट्रांस है ये 3 सेशंस में लिए जाते हैं। 3 एग्जामिनेशन सेशंस इसका रहता है, जो कि नवंबर, जनवरी और मई या फिर जून महीने में लिया जाता है। यानी कि देखो कितना फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है। लेकिन हमारे इंडिया में जो मैट्रिक एग्जाम होता है या फिर क्लास 7, 8 का जो एग्जाम होता है वो फिक्स्ड रहता है। एनुअल एग्जाम हम क्या करते हैं, एक समय पर ही लेते हैं। वहाँ पर बच्चा एब्सेंट हो गया तो फेल हो जाता है, वहाँ पर बच्चा अच्छा कर दिया तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो 3 सेशंस में लिया जा रहा है, नवंबर, जनवरी और मई या फिर
जून में लिया जा रहा है। तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ यूके में देखे जा रहे हैं। तो ईयर 7 और 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए जाते हैं? इंग्लिश, मैथ, साइंस और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। उसके साथ साथ मॉडर्न लैंग्वेज भी पढ़े जाते हैं। फिर स्कूल के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। ये स्कूल टू स्कूल डिफर करते रहते हैं। स्टूडेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, लैटिन हो गया, स्पोर्ट्स साइंस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारा कुछ वहाँ पर है ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है। हाई स्कूल में मिल रहा है। हम यहाँ पर अगर इंडिया में देखेंगे तो ज़्यादातर इंग्लिश, मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज और मॉडर्न लैंग्वेज से ही खत्म हो जा रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर कितना वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट सेकेंडरी स्कूल में मिल रहा है। इसीलिए तो यूके का एजुकेशन इतना बेहतरीन है ना। फिर जो 9 और 10 ईयर है, यानी कि क्लास 9 और 10 है, यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिया जाता है। और यहाँ से ही हाई स्कूल एग्जाम जैसे हमारे यहाँ पर हो रहा है, हाई स्कूल एग्जाम जैसे हम पास करके एक 10 सर्टिफिकेट पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है GCSE प्रोग्राम, यानी कि जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं यहाँ से हो जाता है। लेकिन जो एग्जाम होगा ना, ये एग्जाम होगा सेकेंडरी के पूरा लास्ट में, यानी कि 11th क्लास के लास्ट में होगा। तो फिर ईयर 10 और 11 जो है, यानी कि क्लास 10 और क्लास 11 जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। और यहाँ से ही बच्चा डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाने वाला है, उसको कौन से फील्ड में आगे जाके एक्सप्लोर करना है, ये यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। और ये 10th और 11 का जो क्लास है, यहाँ से बच्चा प्रिपेयर होगा GCSE प्रोग्राम के लिए, यानी कि जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और यहाँ पर ज़्यादातर 9 से 12 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है। कितना ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया देखो, 9 से 12 सब्जेक्ट। कुछ कंपलसरी होते हैं जैसे इंग्लिश, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी और मॉडर्न लैंग्वेज हो गया। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बच्चे खुद चूज करते हैं, यानी कि चॉइस बेस्ड यहाँ से रहता है। ओके, तो आफ्टर 2 इयर्स वो क्या करेंगे, GCSE एग्जाम देंगे और एग्जाम के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट के आधार पे बच्चे फिर फर्दर स्टडीज करेंगे। फर्दर स्टडीज क्या है, फर्दर स्टडीज जैसे कि A लेवल हो गया, IB हो गया, ये भी एक तरह के एजुकेशन है जो कि प्रिपेयर करेंगे बच्चों को आगे चल के कौन से फील्ड में उनको जाना है। यानी कि कोई एकेडमिक्स में आना चाहता है तो वो A लेवल पढ़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर फर्दर स्टडीज रहता है। कई कई जगह में जो सेकेंडरी स्कूल होता है वहाँ पर इंटेंसिव 1 ईयर GCSE रहता है। 1 ईयर GCSE का मतलब है कुछ कुछ स्कूल ऐसे रहते हैं जो क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यानी कि बाहर के देश से यूके में आए हैं, वहां पर सेटल हुई है, तो उन बच्चों के लिए ये क्या करेगा, ये 1 ईयर का GCSE प्रोग्राम देगा, जिसके चलते बच्चे क्या कर पाएंगे, जिसके चलते बच्चे फर्दर स्टडी के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। और ये किस स्टूडेंट को मिलेगा, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, फॉरेन स्टूडेंट होना चाहिए, और इसको 15+ एज होना चाहिए। तो इनको बहुत ही कम सब्जेक्ट दे के क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टडी करने के लिए चांस दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो उनको 9 से 12 सब्जेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे रहेंगे उनके लिए फ्यूअर सब्जेक्ट है, कम सब्जेक्ट पढ़ के भी वो क्या करेंगे, GCSE क्लियर कर लेंगे। लेकिन इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए वही स्कूल को जाना पड़ेगा जो ये 1 ईयर इंटेंसिव GCSE स्कोर दे रहे हैं। ओके, फिर कुछ कुछ जगह में एक अलग तरह का GCSE स्कोर चलता है जिसको कहा जाता है IGCSE, यानी कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, ये भी था इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। लेकिन ये और ये में ज्यादा फर्क है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट थोड़ा बढ़ जा रहा है, यानी कि 5 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पर स्टडी हो रहा है। मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और जो ईयर 11 है, यानी कि क्लास 11 है, उसके बाद ही बच्चों को IGCSE एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि आगे चल के A लेवल या फिर IB लेवल के एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जैसे +2 होता है, +2 एक तरह के ऐसे कोर्स है जो क्या करेगा, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, UG एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है। तो +2 जैसे हमारे यहाँ पर होता है, ठीक वैसे ही यूके में भी एक यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कोर्सेस चलते हैं, वो है A लेवल स्टडी या फिर इंटरनेशनल
बैकलॉरेट यानी कि आईबी स्टडीज। तो क्या है ए लेवल स्टडी, क्या है बैकलॉरेट स्टडी, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ए लेवल स्टडी जो है ये एक तरह की प्रिपरेटरी स्टडी है फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, एडमिशंस लेना है, तो आपको पहले ए लेवल स्टडी करना पड़ेगा। ये प्रिपरेटरी स्टडी है, ये ज्यादातर 2 साल के होते हैं। ए माना एडवांस्ड लेवल का आप पढ़ाई पढ़ोगे, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। 3 से 4 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट को आप स्पेशलाइज करके पढ़ रहे हो, इन डेप्थ पढ़ रहे हो, उसी सब्जेक्ट को आप आगे चल के एज ए ऑनर्स लेने वाले हो या फिर उसके ऊपर ज्यादा काम करने वाले हो। इसीलिए यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पर बच्चे स्टडी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आर्ट्स पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, +2 आर्ट्स +2 साइंस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, 3-4 सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट को लेके ही हम यूजी करते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, एजुकेशन ऑनर्स हो गया, ऐसे करके हम आगे चलते हैं। तो वहां पर भी ठीक ऐसे ही हो रहा है। ये ए लेवल स्टडी क्या हो रहा है, एडवांस लेवल के आपको स्टडी करना पड़ रहा है और उसी सब्जेक्ट को लेके फिर फर्दर आप आगे जा रहे हो। और ये जो ए लेवल स्टडी होता है ये स्टेट एग्जामिनेशन है और ये सभी यूके यूनिवर्सिटीज द्वारा रिकॉग्नाइज है। इसीलिए तो ए लेवल स्टडी करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ ईयर 13, यानी कि 13वीं क्लास के बाद बच्चे ए लेवल सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे। इसको अगर हम नंबर के हिसाब से समझना चाहे तो बच्चे क्या कर रहे थे, सेकेंडरी एजुकेशन कब तक लास्ट कर रहा है, 11th क्लास तक लास्ट कर रहा है। 11th क्लास के बाद GCSE सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है और उसी सर्टिफिकेट के आधार पे बच्चे कौन से स्टडी अप कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं ए लेवल के स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ए लेवल के स्टडी ये 2 साल के होते हैं, यानी कि 12th क्लास और 13 क्लास ये हो जाएगा ए लेवल स्टडी, यानी कि 13 क्लास के बाद ही बच्चों को ए लेवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 13 क्लास के बाद यानी कि ईयर 13 के बाद इनको ए लेवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, फिर होता है इंटरनेशनल बैकलॉरेट। बैकलॉरेट का मतलब क्या है, जैसे ए लेवल में 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़े जा रहे थे, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। 3 हायर लेवल के और 3 स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ पर पढ़े जाते हैं। कुछ कुछ जगह पर इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी होता है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बूस्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स होता है, यहाँ से बहुत सारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ नॉलेज हो गया, एक्सटेंडेड एसेज हो गया, फिर क्रिएटिविटी एक्टिविटी सर्विस यानी कि कैश हो गया। ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फर्दर एजुकेशन, जो कि यूके एजुकेशन का 4th स्टेज है, 4th लेवल है। जैसे IB में और ए में बहुत ही हाई लेवल का इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, एडवांस लेवल के कोर्सेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। यहाँ पर नॉन एडवांस कोर्सेज को ज्यादा फोकस किया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि जनरल FE हो गया, टर्शियरी कॉलेजेस हो गया, 6th फॉर्म ऑफ कॉलेजेस हो गया, स्पेशलिस्ट कॉलेज हो गया जो कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया। ये आएंगे फर्दर एजुकेशन में। ये ज्यादातर फाउंडेशनल कोर्सेज देते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे फर्दर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बच्चों को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले पाए, एडमिशंस ले पाए, वहां पर स्टडी कर पाए। फर्दर एजुकेशंस में और एक बड़ी लेवल की ब्रांचेस देखने को मिलता है जो कि प्रिजन एजुकेशन, जो प्रिजन्स में है उनके लिए भी एजुकेशन को ये प्रोवाइड कराता है। फिर वर्क प्लेस एजुकेशन भी इसका एक पार्ट है। तो ये वेराइटीज ऑफ एजुकेशन देता है, लेकिन ये ज्यादा एडवांस लेवल की कोर्स नहीं देता। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जाके एडवांस लेवल की स्टडी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, UG करना चाहता है, फिर फर्दर PhD वगैरह करना चाहता है, तो उसको एडवांस लेवल की कोर्स करना पड़ेगा। और ये जो FE जो एजुकेशन है ये एज ऑफ 16 में स्टार्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। तो फिर देख लेते हैं हायर एजुकेशन इन यूके में हायर एजुकेशन का स्टेटस क्या है, हायर एजुकेशन किस तरह से दिया जाता है, किस नजर से हायर एजुकेशन को देखा जाता है, ये सारा कुछ
कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। यूके में ज़्यादातर जो हायर एजुकेशन स्टार्ट होता है वो 18 एज में स्टार्ट होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, इनके लिए एक यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कोर्स का प्रोविजन है, जहाँ पर एट द एज ऑफ 17 वो क्या कर सकते हैं, 1 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम ले सकते हैं। उनको ए लेवल पढ़ना नहीं है, उनको आईबी में जाना नहीं है। ये ए लेवल आईबी जो है वो कहीं ना कहीं यूके के बच्चों के लिए है, क्योंकि वो लेवल 1 से स्टार्ट होके लेवल 11 तक आए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद इन्होंने ए लेवल पढ़ा है, आईबी लेवल पढ़ा है, फिर वो जाके फर्दर हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। लेकिन जो फॉरेन स्टूडेंट है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो बाहर से यहाँ पर हायर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, एट द एज ऑफ 17 वो 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम लेंगे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव्स है ए लेवल का या फिर आईबी लेवल का। जो बच्चे ए लेवल पढ़ के आ रहे हैं, आईबी पढ़ के आ रहे हैं, वो बच्चों के साथ ये कॉम्पीट करेंगे, यानी कि ये 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स उसके साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा, ताकि वो बच्चे भी क्या कर पाए, हायर एजुकेशन ले पाए। ओके, यूके एजुकेशन को क्या खास बनाता है, ये देखो, पाथ कोर्स रहता है यूनिवर्सिटीज में। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, उनके स्किल को बेटर करने के लिए, उनके लैंग्वेज स्किल को बेटर करने के लिए, उनके स्टडी स्किल को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये पाथ कोर्सेस रखे जाते हैं, जो कि एक बेटर कम्युनिकेशंस क्रिएट करेगा, बेटर स्टडी कल्चर क्रिएट करेगा यूके में। तभी तो भाई यूके में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे इंस्टीट्यूशंस इतना ज्यादा हाइप में है। तो यहाँ पर जो हायर लेवल के एजुकेशंस आप देखोगे, 3 लेवल के एजुकेशन ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वो क्या है, वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। 3 लेवल के आप प्रोग्राम्स देखोगे। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को देख लेते हैं, प्रोग्राम्स को देख लेते हैं, या फिर स्टडीज को देख लेते हैं। ज्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट स्टडी होते हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री यानी कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ाया जाएगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। और ये ज्यादातर 3 इयर्स ड्यूरेशन का होगा, यानी कि 3 साल के बाद आपको डिग्री दे दिया जाएगा अगर आपने उसको पास कर लिया तो। फिर जो सेकेंड लेवल ऑफ हायर स्टडीज है वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में ज्यादातर आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हो गए, मास्टर डिग्रीज हो गए, डॉक्टरेट हो गए, ये सारे आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में। यहाँ के मास्टर डिग्री को क्या खास बनाता है, यहाँ के मास्टर डिग्री ज्यादातर आप देखोगे 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है, 1 साल ड्यूरेशन का होता है। अगर आपको एमए एजुकेशन करना है तो 1 साल लगेगा, एमएससी करना है 1 साल लगेगा, मास्टर इन इंजीनियरिंग करना है तो ये 1 साल लगेगा। 1 साल का ज्यादातर मास्टर डिग्री आपको देखने को मिलेगा यूके में। फिर नेक्स्ट तरह के हायर एजुकेशन हो गया अदर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, यानी कि ये वेराइटीज ऑफ हायर एजुकेशन देने की कोशिश करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग आपको देने की कोशिश करेगा, या फिर अदर एस्पेक्ट यानी कि अदर प्लेटफॉर्म आपको देने की कोशिश करेगा। जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से नहीं जा पा रहे हैं, जो एडवांस लेवल नहीं कर पा रहे, आईबी लेवल में नहीं आ पा रहे और फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, उनके लिए एक अल्टरनेटिव वेज ये देने की कोशिश करेगा। पहले हम देख लेते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए क्या क्या प्रावधान यहाँ पर है। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 2 सर्टिफिकेशन यहाँ पर ज्यादातर फेमस है, जो की है HNC और HND, यानी कि हायर नेशनल सर्टिफिकेट और हायर नेशनल डिप्लोमा। हायर नेशनल सर्टिफिकेट जो होता है ये एक तरह की फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री के साथ इक्विवेलेंट है, यानी कि ये कोर्स करने के बाद आप सीधे सेकेंड ईयर में जंप लगा सकते हो। ये ज्यादातर 1 साल का होता है, या फिर कहीं कहीं पर पार्ट टाइम हिसाब से 2 साल के होते हैं। और ज्यादातर कौन से सब्जेक्ट में ये ज्यादा फोकस करेगा, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। ठीक वैसे ही जो हायर नेशनल डिप्लोमास होता है ये 2 ईयर का कोर्सेस होता है, और ये सेकेंड ईयर ऑफ बैचलर डिग्री के साथ इक्विवेलेंट है, यानी कि ये कोर्स आपने अगर कर लिया तो आप डायरेक्ट आपको 3rd ईयर में एंट्री मिल सकता है। तो ये वोकेशनल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, और बच्चों को क्या करेगा, बच्चों को अलाउ करेगा टू एंटर द 3rd ईयर। ओके, यहाँ पर और एक डिग्री होता है जो कि है डिप्लोमा ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि डीप HE। ये भी 2 इयर्स ड्यूरेशन का होता है, और ये एजुकेशन करने के बाद आप सीधे 3rd ईयर में प्रवेश कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री के साथ ये इक्विवेलेंट है। इसीलिए ये कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आपको एंट्री मिलेगी कहाँ पर, फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में, यानी कि 3rd ईयर ऑफ बैचलर डिग्री में आपको एंट्री मिलेगी। और यहाँ पर बच्चे क्या पढ़ेंगे, एकेडमिक स्टडी विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर ज्यादा पाएंगे, जैसे नर्सिंग हो गया, सोशल वर्क्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इसी फील्ड में
ये ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नॉलेज लेंगे। ओके, फिर एक तरह के कॉन्सेप्ट है कि स्कॉटिश वोकेशनल क्वालिफिकेशन एंड नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी अलग तरह के कोर्सेस है जो कि हायर एजुकेशंस के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये एजुकेशंस आपने अगर कर लिया, ये भी इक्विवेलेंट है हायर एजुकेशंस के साथ। देखो कितना वेराइटीज ऑफ इक्विवेलेंसी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में देखो एक तरह की ही एजुकेशंस है भाई, वैरायटी यहाँ पर है ही नहीं। इसीलिए तो इंडिया का एजुकेशन पिछड़ते जा रहा है और यूके जैसे एजुकेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो SVQ या फिर NVQ है, ये डिजाइन किया गया है जो ऑलरेडी वर्क प्लेस में है, वर्कफोर्स में है, उनके स्किल को डेवलप करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए, उनको बेटर ट्रेनिंग देने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि कोर्सेस हो गए SVQ, NVQ लेवल 4 या फिर लेवल 5 जो है, ये कहीं ना कहीं इसके इक्विवेलेंट कोर्सेस है। ओके, और इसको पढ़ने के बाद एक कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वालिफिकेशंस डेवलप हो जाता है एम्प्लॉय के अंदर, यानी कि वो स्किल, वो नॉलेज उनके अंदर ऑक्यूपाइड हो जाता है जो कि आगे चल के इनको और ज्यादा बेहतरी देगा। फिर नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन इन यूके। यूके में टीचर एजुकेशन कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज को ज़्यादातर ये रूट कहते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट रूट, पोस्ट ग्रेजुएट रूट, ऐसे करके ये कहेंगे। लेकिन ये जो भी कोर्सेज है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज आपको देखने को मिलेगा यूके में, और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी देखने को मिलेगा। इंडिया में प्लेटफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। अगर आप बीएड पढ़ने जा रहे हो तो बीएड के लिए बीएड इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में आपको दाखिला लेना पड़ेगा बीएड के लिए, और अदर सोर्सेस है ही नहीं भाई। लेकिन यहाँ में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कोर्सेस है, वेराइटीज ऑफ सोर्सेस है, इसीलिए तो इसके एजुकेशंस को यूनिक माना जा रहा है। इसीलिए तो ये डेवलप कंट्री है भाई, हायर एजुकेशंस के लिए वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस ये दे सकता है। तो पहले तरह का जो कोर्सेस होते हैं वो होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो जैसे इंडिया में बीएड कोर्स होते हैं, वैसे यूके में भी बीएड कोर्स है। ओके, बीएड कोर्स, लेकिन इंडिया का बीएड भाई यूके का बीएड से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसके साथ साथ BA QTS या फिर BSc QTS भी वहाँ पर रहता है। QTS माना क्या? QTS माना हो गया क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। क्वालिफाइड टीचर स्टेटस पाने के लिए अंडर ग्रेजुएट भी रूट है और बहुत सारे भी रूट है, आगे चल के हम उसको भी देखेंगे। तो QTS पाने के लिए अलग अलग कोर्सेज भी आप करके उस इक्विवेलेंसी को पा सकते हो। देखो कितना वेराइटीज यहाँ पर आ रहा है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट रूट्स भी रहते हैं, जैसे हो गया PGCE या फिर PGDC, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन के जरिए भी आप टीचर कोर्सेज कर सकते हो। ओके, फिर इसके साथ साथ अगर स्कूल लेवल में आपको आना है तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? SCITT, यानी कि स्कूल सेंटर इनिशियल टीचर्स ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। और भी वेराइटी ऑफ कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि टीच फर्स्ट हो गया, FE टीचर ट्रेनिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रूट हो गया, बहुत वेराइटीज ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, ये जो कोर्स है ना, ये एक बेहतरीन कोर्स है, ये FE टीचर्स बनाएगा आपको। ओके, फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो रूट होता है, कोई अगर टीचिंग फील्ड में ऑलरेडी है तो उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज के प्रावधान है, जो आगे चल के वो क्या कर पाएंगे, वो अपने आप को और बेहतर करके प्रमोशंस ले पाएंगे, प्रमोट हो पाएंगे, एक बेटर पोजीशंस में जा पाएंगे, जैसे कि स्कूल डायरेक्ट हो गया, असेसमेंट ओनली हो गया। ये बहुत वेराइटीज ऑफ कोर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है वो भी देख लेते हैं। जो पहले लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हाई लेवल के इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यूनिवर्सिटीज हो गया या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया। ये क्या करेंगे? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देंगे, जैसे बीएड हो गया, BA BSc QTS हो गया। और ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये ज्यादातर 3 से 4 साल के ड्यूरेशन के होते हैं। कई कई यूनिवर्सिटीज ऐसे भी होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि PGC या फिर PGD, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन। ओके, कहीं कहीं पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम 1 साल का भी होता है। एमएड जैसे प्रोग्राम हो गए, ये 1 साल के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर एकेडमिक स्टडी के साथ साथ स्कूल बेस्ड, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, ताकि बच्चे आगे चल के फील्ड में जाके बेटर परफॉर्म कर पाए।
पाए। ओके, फिर नेक्स्ट तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं SCITT यानी कि स्कूल सेंटर इनिशियल टीचर्स ट्रेनिंग। ये ज़्यादातर 1 साल के प्रोग्राम होते हैं और ये ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके शिक्षा देते हैं या फिर एजुकेशंस देते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो प्राइमरी लेवल के टीचर्स बनते हैं, यानी कि यहाँ पर स्कूल प्रोग्राम के साथ साथ प्रैक्टिकल टीचिंग्स का एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट लेवल का जो इंस्टीट्यूशंस है वो है टीच फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पर कौन से कोर्स दिया जाता है? ऐसे कोर्स दिया जाता है जिस कोर्स को करने के बाद आप QTS स्टेटस को पाने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो, यानी कि क्वालिटी टीचर स्टेटस पाने के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो, या फिर PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन पढ़ने के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो। ऐसे कोर्सेस ज्यादातर 2 इयर्स प्रोग्राम वाले होते हैं और यहाँ पर आपको ज्यादातर लीडरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं, वो है फर्दर एजुकेशन कॉलेज यानी कि FE कॉलेज। ये टीचर इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग दिया जाएगा वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर जो कोर्सेस करेंगे वो आगे चल के FE कॉलेजेस में टीचर्स बनेंगे या फिर लेक्चरर्स बनेंगे। ओके, और ये ज़्यादातर 1 से 2 साल के प्रोग्राम होते हैं और ये कोर्स को कहा जाता है DET यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रूट, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो इन सर्विस टीचर्स है उनके इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेस यहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे कोर्सेस हो गए स्कूल डायरेक्ट या फिर असेसमेंट ओनली। तो ये सारा हो गया टीचर्स एजुकेशन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में यूके का क्या कुछ सिस्टम है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन ज्यादातर वो स्टूडेंट या फिर वो व्यक्तियों को दिया जाता है जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, जो रेगुलरली इन पर्सन कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाते, उनके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए जो कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो यूके में ज्यादातर आप देखोगे ओपन यूनिवर्सिटीज है जो कि सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसका है टू कैटर डिस्टेंस एजुकेशन इन यूके। ओके, OU के साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज है जैसे यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन हो गया, यूनिवर्सिटीज ऑफ एडिनबर्ग हो गया, ये डिस्टेंस कोर्स ऑफर करते हैं। और अगर मोड ऑफ एजुकेशन की बात किया जाए तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी देते हैं, उसके साथ साथ रीडिंग मटेरियल्स, असाइनमेंट, इंटरेक्टिव सेशंस वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं। कई कई जगह पे तो ऐसे भी है जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है ओवर इंटरनेट। ओके, डिस्कशन फोरम्स होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, इसके जरिए डिस्टेंस एजुकेशन कैटर किया जाता है। फिर है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। क्या कुछ प्रावधान यूके में है कंटिन्यूइंग एजुकेशन को फोस्टर करने के लिए? ज्यादातर आप देखोगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऐसा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है जो ट्रेडिशनल टीचिंग या फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन के बियॉन्ड है। ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को टारगेट करता है जो बच्चे एडल्ट एज में आ चुके हैं, जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल कर ली है, या फिर जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स है उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कुछ स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं या फिर करियर को और एनहेंस करना चाह रहे हैं या फिर लीजर के लिए कुछ नई नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे हैं, उसको ज़्यादा फोस्टर करता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसके चलते यूके में ज़्यादातर आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस दिए जाते हैं। वोकेशनल हो गया, एकेडमिक हो गया, स्किल बेस्ड कोर्सेस हो गया, ये बहुत सारे प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यूके में ज़्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, FE कॉलेजेस हो गए, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स हो गए, प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेजेस हो गए या फिर WEA हो गया, ये सारे कुछ क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग एजुकेशन के चलते बहुत सारे कोर्सेस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो बच्चे ट्रेडिशनली कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि जो एडल्ट ग्रोन बच्चे हैं जो कि इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल स्किल के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ से इजीली एक्वायर कर पाए। फिर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। ओके, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सुपरविजन या फिर कंट्रोल ऑफ एजुकेशन होता है वो बहुत सारे लेयर्स के द्वारा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर भी देखते हैं, वहाँ पर ज्यादातर नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल, ऐसे करके बहुत सारे वेराइटीज ऑफ लेवल्स होते हैं जो कि अपने अपने काम करते हैं, रेस्पेक्टिव काम्स करते हैं ताकि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके या फिर एक
बैलेंस क्रिएट किया जा सके या फिर इफिशियंसी प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो नेशनल लेवल या फिर लोकल लेवल या फिर रीजनल लेवल में क्या क्या होता है वो आगे चल के हम देखेंगे। पहले देखेंगे नेशनल लेवल। ओके, पहले देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट इन डेवलप्ड गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर यूके का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, बहुत सारे कंट्री मिला के यूके बन रहे हैं। जैसे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ऐसे कंट्री को मिला के यूके हो रही। तो एजुकेशन यहाँ एक डेवलप्ड मैटर है। तो सभी कंट्री क्या करेंगे, अपनी अपनी कंट्री में डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ताकि एजुकेशन को और बेटर शेप दिया जा सके। जैसे इंग्लैंड में होता है DFE यानी कि डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन, फिर स्कॉटलैंड में होता है स्कॉटिश गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेल्स में भी वैसे एक डिपार्टमेंट रहता है जैसे कि वेल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड स्किल, वैसे आयरलैंड में भी डिपार्टमेंट है। यानी कि सभी देशों में एक अलग अलग डिपार्टमेंट है एजुकेशन के लिए। तो पहले देखेंगे डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन यानी कि DFE एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि एजुकेशन पॉलिसी को इंश्योर करता है, बेटर पॉलिसी डेवलप करता है। ये पर्टिकुलरली इंग्लैंड के लिए बना हुआ डिपार्टमेंट है और ये ओवरऑल एस्पेक्ट को ओवरसीज करेगा, अर्ली एजुकेशन से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन, पांचों तरह के एजुकेशन के बारे में ये देखेगा। ओके, और यही वो डिपार्टमेंट है जो नेशनल लेवल करिकुलम डिजाइन करेगा, फंडिंग को बेटर मैनेज करेगा और एजुकेशनल स्टैंडर्ड को ये इस्टेब्लिश करेगा। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी रहता है डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन यानी कि DFE का। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बॉडी होती है यूके में जो है ऑप्सटेड यानी कि ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, चिल्ड्रन सर्विस एंड स्किल। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका सबसे बड़ा जो काम है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इसको ये इंस्पेक्ट करेगा, इसको ये रेगुलेट करेगा। ये सबसे बड़ी काम है ऑप्सटेड का। ओके, और ये क्या करेगा, क्वालिटी एजुकेशन को लेके ये रिपोर्ट पेश करेगा। तो जैसे इंग्लैंड में ऑप्सटेड है, ठीक वैसे ही स्कॉटलैंड में भी एक ऐसा बॉडीज है, वेल्स में भी है, आयरलैंड में भी ETI है। तो सभी देश में अपनी अपनी बॉडीज है जो कि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करेंगे, रेगुलेट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे ताकि एजुकेशन और बेटर हो सके। ओके, फिर रीजनल लेवल में देखेंगे तो रीजनल लेवल या फिर लोकल लेवल में लोकल अथॉरिटीज होते हैं जो क्या करेंगे, फंड एलोकेट करेंगे, स्कूल एडमिशंस हो गया या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करेंगे। और उसके साथ साथ जो नेशनल लेवल में पॉलिसीज बनाए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी ये क्या करेंगे, उसको भी ये ओवरसीज करेंगे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा रीजनल स्कूल कमिश्नर्स यानी कि RSCs अपॉइंट किए जाते हैं ताकि क्या कर सके, वो एकेडमिक्स को और बेहतर ढंग में कंट्रोल कर सके या फिर उसको और बेहतर ढंग में गाइड कर पाए, असिस्ट कर पाए और बेटर एजुकेशन दिया जा सके स्टेट में। फिर नेक्स्ट होता है लोकल एजुकेशन अथॉरिटी। लोकल एजुकेशन अथॉरिटी लोकल लेवल में काम करते हैं यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए या फिर एजुकेशन को बेटर करने के लिए कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो ये प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो कि यूके सिस्टम ऑफ एजुकेशन को और ज्यादा बेहतर स्ट्रेंथन करता है। ओके, सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है वो है एजुकेशन एक्ट 1944। इसको कहा जाता है बटलर एक्ट और ये एक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूके सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, क्योंकि ये एजुकेशन एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज 15। ओके, जो कि बाद में जाके 16 भी हो जाएगा, लेकिन ये वो एक्ट है जिसके चलते फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आया है यूके में। इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रिप्लिकेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये कहता है ग्रामर स्कूल, सेकेंडरी मॉडर्न स्कूल, टेक्निकल स्कूल, इसका भी इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एक्ट 1988, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो एक्ट है जो नेशनल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करता है। इंग्लैंड में सेट का इंट्रोडक्शन इसी के द्वारा ही हुआ है, यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो किया जाता है सेट। ओके, सेट का भी इंट्रोडक्शन यही रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा हुआ था। और एक कॉन्सेप्ट जो कि यूके में बहुत ज्यादा फेमस है वो है ग्रांड मेंटेन स्कूल।
ये कॉन्सेप्ट भी ये पहले देने वाला कौन है, एजुकेशन रिफॉर्म्स एक्ट 1988। फिर है चिल्ड्रंस एक्ट 2004। चिल्ड्रन एक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करेगा, ये वो पहला एक्ट है जो 3 चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करेगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, इन तीनों को ये इंटीग्रेट करेगा। चिल्ड्रन फंड्स के इंट्रोडक्शन की ये बात करेगा और चिल्ड्रन कमिश्नर के रोल को ये ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। यानी कि ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, एवरी चाइल्ड मैटर्स इनिशिएटिव के ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिर इक्वेलिटी एक्ट 2010 का जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है जो सारे स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरीली लागू कर दिया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर एजुकेशन ही आपके सिलेबस में है, तो हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 2017 का, जिसके चलते ऑफिस फॉर स्टूडेंट यानी कि OFS जो कि इंग्लैंड के हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया में जैसे UGC है ना इंग्लैंड में, यानी कि UK में ऑफिस फॉर स्टूडेंट यानी कि OFS ऐसा ही रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इंडिया का UGC इंग्लैंड के कौन से डिपार्टमेंट के साथ इक्विवेलेंट है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, पहले इसका नाम था हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल फॉर इंग्लैंड यानी कि HEFCE, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है OFS यानी कि ऑफिस फॉर स्टूडेंट हो गया है। तो ये क्वालिटी टीचिंग्स के लिए या फिर फंडिंग के लिए, रेगुलेशंस के लिए ये सारा कुछ करेगा। तो ये तो था सारा कुछ UK का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम से कितना बेहतर है, कितना यूनिक है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर देख दिया। और लास्ट में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो आ चुके हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसका कोई भी सोर्सेस ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, कोई PDFs या फिर नोट्स ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर 1-2 वीडियो लाइए। तो इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा वो इकोनॉमिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर लाऊंगा। और लास्ट में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो MCQs है ना, ये UGC नेट से लिए गए हैं या फिर सेट एग्जाम से लिए गए हैं या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो एग्जाम होते हैं वहां से लिए गए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स एक्ट 1988 इन UK इज बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट 1988 आया है, ये किस लिए फेमस है, ये वो पहला एजुकेशनल रिफॉर्म्स है जो एक नेशनल करिकुलम स्थापना करने की बात करता है। यानी कि इसी ने ही नेशनल करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इसके चलते और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसी ने ही सेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर फ्री स्कूल मील का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है, UK में भी फ्री स्कूल मील का कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था 1906 में। ओके, 1906 में। और ये जो है रसेल ग्रुप, इसको भी याद रखना है, रसेल ग्रुप UK का सबसे एलीट ग्रुप है जो कि क्या करता है, रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच क्वालिफिकेशंस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल एजुकेशन इन UK। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NVQ यानी कि नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये क्वालिफिकेशंस प्राइमरीली एसोसिएटेड है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशंस के साथ। ये जो A लेवल है यानी कि एडवांस लेवल, जहां पर इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है और ये पढ़ने के बाद बच्चे क्वालिफाई होते हैं किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है GCSE यानी कि जनरल सर्टिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये कौन सा प्रोग्राम है, 11 के लास्ट में जो एग्जाम दिया जाता है और एग्जाम देने के बाद जो सर्टिफिकेशंस दिया जाता है GSC सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट लेके बच्चे फर्दर स्टडीज में जाते हैं या फिर एडवांस लेवल के स्टडीज में जाते हैं, वो है GCSE। ओके, और ये IB डिप्लोमा क्या है, IB हो गया इंटरनेशनल बैकलॉरेट्स। इन दोनों को हमने अच्छे से पढ़ा है, A लेवल और IB को। ओके, फिर नेक्स्ट है, व्हिच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंग्लैंड, कौन से वो इंस्पेक्टिंग बॉडी है या फिर रेगुलेटिंग बॉडी है इंग्लैंड में जो एजुकेशंस को रेगुलेट करता है? वो है ऑफस्टेट। ऑफस्टेट, ऑफस्टेट माने क्या? ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, ऑफिस फॉर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस फ्री स्कूल मील इन यूके? यूके में फ्री स्कूल मील किसने इंट्रोड्यूस किया? एजुकेशन एक्ट 1906 ने ये इंट्रोड्यूस किया। 44 ने क्या दिया है? 44 को कहा जाता है बटलर एक्ट कहा जाता है। इसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, चिल्ड्रन एक्ट 2004 में 3 चीजों की कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन के साथ, हेल्थ के साथ, सोशल सर्विसेज, ये तीनों को जो कंबाइन करता है वो है चिल्ड्रन एक्ट 2004। ओके, 1906 का ऐसा कोई एक्ट नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच इज द इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन यूजीसी इन यूके एजुकेशन सिस्टम? ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लो। ये है ऑफिस फॉर स्टूडेंट यानी कि OFS। OFS जैसे हमारे यहाँ यूजीसी होता है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, फंडिंग देता है, वहां पर भी ऑफिस फॉर स्टूडेंट यानी कि OFS डिपार्टमेंट है, जिसका पहले नाम था HEFCE यानी कि हायर एजुकेशन फंडिंग एंड काउंसिल फॉर इंग्लैंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्दर एजुकेशन है यानी कि FE एजुकेशन है, वो किस एज ग्रुप से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 16 एंड एबव। 16 एंड एबव यानी कि जब तक आपको 16 साल नहीं होगा आप FE एजुकेशन ले नहीं सकते। ओके, और 18 प्लस का जो कॉन्सेप्ट है ये हायर एजुकेशन के साथ रिलेट करता है, यानी कि यूके में हायर एजुकेशन का जो मिनिमम एज है वो 18 प्लस है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रसेल ग्रुप जो यूके में होता है वो किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एलीट रिसर्च यूनिवर्सिटीज को। जो एलीट यूनिवर्सिटी ज्यादातर रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं वो है रसेल ग्रुप। ओके, इंग्लैंड में रसेल का नाम आपने फिलोसॉफी में पढ़ा होगा। रसेल जिन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक लिखा है, भाई रसेल्स को किस किस ने सुना है कमेंट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम इन यूके फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस? वो कौन सी लॉ है या फिर कौन सी एक्ट है जो कि एजुकेशन को, हेल्थ को और सोशल सर्विस को तीनों को इंटीग्रेट करने की बात करता है? ये है चिल्ड्रंस एक्ट 2004। ये वो एक्ट है जिसके द्वारा हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सर्विस इंटीग्रेट हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चिल्ड्रन एक्ट 2004 के साथ और एक दो बातें जुड़ी हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो एक्ट है जिसके चलते चिल्ड्रन फंड का कॉन्सेप्ट आया। चिल्ड्रन फंड एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये एक्ट देता है। उसके साथ साथ जो चिल्ड्रन कमिश्नर का कॉन्सेप्ट है, चिल्ड्रन कमिश्नर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करता है चिल्ड्रन एक्ट 2004। और इसके साथ साथ ये एवरी चाइल्ड मैटर कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है। ओके, एजुकेशन रिफॉर्म्स एक्ट, इसने एक नेशनल करिकुलम की बात की है और सेट का इंट्रोडक्शन की ये बात की है। ये नेशनल लेवल का करिकुलम यहाँ से लिंक करता है। ओके, और 1998 का ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ GCSE यानी जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? जो GCSE है, GCSE का मेन पर्पस है टू असेस स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के लास्ट ईयर जो होता है क्लास 11 यानी कि ईयर 11 होता है, यहाँ पर ही एग्जाम दिया जाता है GCSE का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा टू असेस स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। यहाँ पर और एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो एजुकेशन होता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नियरली 15 एज तक जो या फिर 16 एज तक जो कंपलसरी एजुकेशन होता है, तो यहाँ पर 4 तरह की स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले होता है की स्टेज 1, फिर की स्टेज 2, फिर होता है की स्टेज 3 एंड की स्टेज 4 होता है। ये 4 स्टेजेस होते हैं। पहले जो स्टेजेस होते हैं वो प्राइमरी को इंडिकेट करते हैं। पहला स्टेज है इन्फांट लेवल जो कि ईयर 1 एंड 2 यानी कि क्लास 1 एंड 2 है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है जूनियर लेवल या फिर ईयर 3 to 6 यानी कि क्लास 3 to 6 होता है। इसके सेट देने पड़ते हैं यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर फिर सेट देने पड़ते हैं ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन में आ सके। ये जो K3 है यानी कि की स्टेज 3 है, की स्टेज 4 है, ये दोनों सेकेंडरी के होते हैं। ओके, और ये ज्यादातर की 3 जो होते हैं ये होते हैं
एज 11 से 14 और ये की 4 जो होता है ये होता है एज 14 से 16 यानी कि 11 से 16 एज का जो होता है वो होता है सेकेंडरी एजुकेशन। इसको भी अच्छे से याद करना है, एजेस भी पूछ देता है। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होता, सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी का ये नहीं होता, क्वालिफाइड फॉर ए प्रोफेशनल लाइसेंस ये भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यूके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस इज टिपिकली परस्यूड आफ्टर कंप्लीटिंग ए लेवल। ए लेवल कंप्लीट होने के बाद बच्चे कौन से क्वालिफिकेशंस परस्यू कर पाएंगे, यानी कि ये प्री रिक्विजिट किसके लिए है, ये है बैचलर्स डिग्री के लिए। बैचलर्स डिग्री के लिए आप बैचलर्स डिग्री पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ए लेवल। ओके, ए लेवल एक प्री क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री के लिए। और ये ए लेवल के बारे में और एक दो बातें जान लेते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ए लेवल का स्टडीज होता है वो एडवांस लेवल का स्टडी होता है। ये यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन कोर्स है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन किया जाता है या फिर प्रिपरेटरी स्टडी कह सकते हो। ये 2 साल के ज्यादातर होते हैं। और कौन से एजेस में ये होता है, क्योंकि 11 तक होता है सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 11 के बाद ही GCSE सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों को। तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद बच्चे 12 एंड 13 यानी कि 2 साल के एजुकेशन लेंगे। ये ए लेवल स्टडी जो है ये 2 साल के स्टडी है और ये 3 से 4 सब्जेक्ट बहुत ही एडवांस लेवल के बच्चे पढ़ते हैं ताकि वो क्वालिफाई कर सके और आगे चल के यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके उसी फील्ड में, उसी सब्जेक्ट में। ओके, NVQ जो होता है, NVQ या फिर SVQ जो होता है, ये दोनों वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। ओके, फिर GCSE जो होता है ये होता है सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी कि जो 11th लेवल होता है या फिर 11th क्लास होता है या फिर 11th ईयर होता है, वो पास आउट होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है और जो एग्जाम होता है उसको कहा जाता है जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि GCSE। ओके, HND प्रोग्राम जो होता है ये इक्विवेलेंट कोर्स होता है फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री के लिए। ओके, तो ये था यूके का कंपैरेटिव एजुकेशन। ओके, और रेफरेंस के लिए आप ये तीनों बुक्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये तीनों बुक्स आप पढ़ सकते हो। चौबे का एक बुक है फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, TS सोधी का एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ऑफ RA शर्मा का कंपैरेटिव एजुकेशन है। ये तीनों बुक बेहतरीन बुक्स है, इनको आप रेफरेंस की तरफ से ले सकते हो। तो ये था कंपैरेटिव एजुकेशन यूके एंड इंडिया का। और इसके बाद हम इकोनॉमिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन देखेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो करिकुलम देखेंगे या फिर मैनेजमेंट देखेंगे या फिर टीचर एजुकेशन देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।